प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत। औपनिवेशिक शहर कक्षा 12 का इतिहास ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इससे पहले मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो आज आगे बढ़ते हैं कि औपनिवेशिक शहर कि नए शहर कैसे थे और किस प्रकार से नए शहरों का निर्माण हुआ था। 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी आते आते जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, जिसको हम मुंबई बोलते हैं, ये बड़े जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। और इन बड़े बड़े बंदरगाहों के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय बहुत खोले गए। इन्हीं बस्तियों में बनाए गए यूरोपीय कंपनियों के बीच जब प्रतिस्पर्धा होने लगी, आपस में कंपटीशन होने लगा, तो इन बस्तियों को किले बंद कर दिया गया, अर्थात चारों तरफ से दीवार से, किले नुमा दीवार से बंद कर दिया गया ताकि सुरक्षा की दृष्टि से। इन्हीं में से हम बात करते हैं मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स और मुंबई यानी बम्बई में फोर्ट। ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप माने जाते हैं, अर्थात ये जो किले थे, चाहे कलकत्ता में हो, मुंबई में हो या मद्रास में हो, यानी फोर्ट विलियम्स मद्रास की बात करें या बम्बई फोर्ट की बात करें या कलकत्ता फोर्ट विलियम्स या मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करें, ये क्या थे? चारों तरफ से किले बंद दीवार से घिरे होते थे सुरक्षा की दृष्टि से। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने के लिए भारतीय व्यापारी, कारीगर, कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे, जिनको हम ब्लैक टाउन कहते हैं। यूरोपीय लोग भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे, यानी व्हाइट और ब्लैक टाउन। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, व्हाइट और ब्लैक टाउन से आप क्या समझते हैं? व्हाइट माने गोरा, गोरे लोगों का शहर, अर्थात विदेशी लोगों को। तो जो ये किले होते थे चारों तरफ दीवार से घिरे हुए, इसके अंदर सारे विदेशी लोग, गोरे लोग रहते थे। और इस किले की दीवार के बाहर शहर से दूर जो हमारे हिंदुस्तानी भारतीय लोग होते थे, अर्थात काले लोग जिनको कहा जाता था, काला शहर के नाम से भी इनको कह सकते हैं, इन लोगों के लिए इस किले से बाहर गंदी बस्ती में, झोपड़पट्टी में इनके लिए रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाता था। तो इसी को हम व्हाइट और ब्लैक टाउन कहते हैं। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा नस्ल भेद बहुत ज़्यादा तीखा बन गया, अर्थात भारतीयों को बहुत बुरी नज़र से, काले लोगों की नज़र से, गंदे लोगों की नज़र से देखा जाने लगा और इनको शहर में बिल्कुल कच्ची बस्ती में इनके लिए स्थान रहने के लिए बनाया गया। यद्यपि वो सब लोग क्या थे? कामगार थे, कारीगर थे, भारतीय लोग जो थे, इनके यहाँ बड़े बड़े कारखानों में काम करते थे। तो इस तरह से बच्चों, व्हाइट और ब्लैक टाउन, व्हाइट जो है लोग जो है बड़े आलीशान बंगलों में रहते थे, इनके बड़े हल्के आगे गार्डन, लॉन, रंगमंच, गोल्फ के मैदान सब इनके लिए उपलब्ध होते थे। और जबकि भारतीयों के लिए गंदी नालियों के किनारे, सड़कों के किनारे यानी शहर से बाहर दूर, जहाँ पर कि बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती थी, ऐसी गंदी बस्तियों का निर्माण को हम ब्लैक टाउन कहते हैं, जहाँ भारतीयों को रखा जाता था। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ 19वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ पर बहुत सारा रेलवे का नेटवर्क शुरू हुआ। जैसे हमने बताया था, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। और यहाँ पर उसके बाद भारत में एक रेल नेटवर्क से बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया, जहाँ से कच्चा माल आसानी से आया जाया करता था। 1850 के दशक में अगर बात करें तो भारतीय व्यापारियों ने और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़े की जो है मिलें लगाई, अर्थात बहुत सारे उद्योग लगाए, सूती मिल कारखाने यहाँ पर लगा दिए गए। कलकत्ता के बाहरी इलाकों में भी जूट की फैक्ट्रियाँ खोली गई और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पर एक तरह से उद्योगों की शुरुआत हुई और विकास हुआ। हालांकि कलकत्ता, मुंबई
बम्बई और मद्रास, यहाँ पर इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे और आधुनिक आर्थिक ताकतों को बल पर यह अर्थव्यवस्था के रूप में एक तरह से फैक्ट्री पर उत्पादन पर आधारित नहीं था। अर्थात ये जो शहर थे बड़े, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये जो है कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ से बंदरगाहों के द्वारा इंग्लैंड को कच्चा माल भेजा जाता था। इन शहरों की ज़्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ये केवल सेवा क्षेत्र कह सकते हैं इसको हम। यहाँ पर केवल 2 बड़े औद्योगिक शहर थे इंडिया के अंदर, खास तौर में बात करूँ उस समय, कानपुर और जमशेदपुर। कानपुर जो है चमड़े का कारखाने यहाँ पर बड़ी मात्रा में खोले गए, चमड़े की चीज़ें यहाँ पर बनती थी, चाहे जूते वगैरह हों या कुछ भी, जिस तरह से चमड़े का सामान बनता है, और सूती कपड़े भी यहाँ पर बनते थे कुछ हद तक। जमशेदपुर, टाटा आपने सुना होगा नाम, जमशेदपुर में स्टील प्लांट यहाँ पर बहुत विख्यात हुआ। स्टील का यहाँ पर प्लांट लगा गया और आधुनिकता के दौर में भारत में आधुनिक देश, यानी आज के दौर में अगर हम बात करें तो भारत जो है आधुनिक औद्योगिक देश तब भी नहीं बन पाया। क्यों भाई? इतने बड़े बड़े प्लांट लगा दिए गए, इतनी फैक्ट्रियां लगा दी गई, उसके बाद भी आधुनिक औद्योगिक विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये बड़े शहर तो बने, बड़े बड़े जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी गई, काफ़ी बड़े बड़े शहर तो बन गए, लेकिन औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में इसका कोई खास इजाफा नहीं हुआ। इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की और बाद में ब्रिटिश सरकार के जो है पक्षपात, औपनिवेशिक नीति का परिणाम था। तो प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं एक नया शहरी परिवेश, वाणिज्य, संस्कृति, यानी कि किस तरह से यहाँ पर व्यापार का, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और किस तरह से यहाँ पर तमाम तरह के बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, संस्थान यहाँ पर खोले गए। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक और सांस्कृतिक को प्रतिबिंबित करता है। यानी यहाँ पर बड़ी मात्रा में इन बड़े शहरों में खास तौर से व्यापार, वाणिज्य माने व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान बड़ी तेजी से यहाँ पर होने लगा। आर्थिक गतिविधियों के कारण, ये समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े वाणिज्य के कार्यालय खोले गए, जहाज रानी उद्योग खोला गया, बहुत सारे बीमा कंपनियां या बैंक, यातायात के डिपो, तमाम यहाँ पर जो है प्रशासकीय कार्यालय सब बनाए गए। कलकत्ता में खास तौर से रॉयटर्स से बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, रॉयटर्स बिल्डिंग का निर्माण उसी समय किया गया। रॉयटर्स का मतलब होता है क्लर्कों से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, जो दफ्तरों में, ऑफिसों में काम करने वाले क्लर्क होते थे, उनसे मतलब है इसका। तो यह ब्रिटिश शासन नौकरशाही के बढ़ते कद का एक बहुत बड़ा संकेत था। किले की 4 दीवारी के आसपास जो यूरोपीय व्यापारी होते थे, एजेंटों ने यूरोपीय शैली के यहाँ पर ये देखो मकान बना दिए गए। जिस तरह से यूरोप में मकान बनते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो एजेंट लोग थे या जो क्लर्क लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने महल नुमा मकान यहाँ पर बना दिए थे। और इलाकों में यहाँ पर बहुत बाग, बगीचा, नस्ल भेद, यानी क्लब, रेस कोर्स, रंगमंच, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यानी अपने भरपूर साधन जो अंग्रेज लोग करते थे खेलने के लिए, गोल्फ का मैदान या रेस कोर्स, घुड़दौड़ के लिए मैदान, और वहाँ पर रंगमंच के बड़े बड़े लॉन या वहाँ पर ऐसे स्थान, गार्डन जिसको हम कह सकते हैं, इन्होंने बहुत अपने लिए बनाए, खास तौर से इन बड़े शहरों में। और ख़ास तौर से जब कभी कभी यहाँ पर बड़े बड़े कोई त्यौहार या बड़े बड़े कोई दावतें होती थी, तो उस समय समाज में अपनी हैसियत दिखाने का इन लोगों को मौका मिलता था। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामित्वों के लिए छोटे मोटे काम करते थे, जैसे पालकी वाहक, गाड़ी चलाना, ड्राइवर जैसे हम कह सकते हैं, चौकीदार, पोर्टर, निर्माण, और मजदूर के रूप में खनसामा, इनके घर में काम करने वाले। तो ये सब बेचारे इन लोगों से ये अपना सेवाएं लेते थे और शहर के बाहर
ये लोग कच्ची झोपड़ियों में ये लोग रहते थे। तो इस तरह से बड़े शहरों में वाणिज्य, व्यापार, संस्कृति, बहुत सारे कार्यालय तो खुले, लेकिन वास्तव में भारतीयों के लिए यहाँ पर बहुत नस्ल भेदभाव बहुत बढ़ गया। तो प्यारे बच्चों, इसी के आगे हम बढ़ते हैं हिल स्टेशन, यानी पहाड़ी स्टेशन, जो आज भी हमारे देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन होते हैं, जहाँ पर अक्सर आजकल सैर सपाटे के लिए लोग जाते हैं। तो उन हिल स्टेशनों को आखिर खोलने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि इनको जरूरत क्या पड़ी। तो हिल स्टेशनों की स्थापना यद्यपि आज पर्वतीय सैरगाह यानी सैर सपाटे के लिए हम लोग करते हैं, जैसे हम शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, तो ये क्या है, हिल स्टेशन, हम सैर सपाटे के लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में इसका पीछे का जो कारण है, हिल स्टेशनों की स्थापना का जो कारण है, इसको बसावट का जो कारण है, वो ब्रिटिश सेना की जरूरतों को पूरा करना था। यानी ब्रिटिश सेना यानी फौजियों के लिए यहाँ पर ठहरने के लिए, और ये स्थान हमेशा ऊंची चोटियों पर होते थे, ऊंचे स्थानों पर होते थे, जहाँ पर से आसानी से चौकसी की जाए, अर्थात दुश्मन को देखने के लिए वहाँ से उसकी चौकीदारी की जाए। तो फौजियों को ठहरने के लिए ये स्थान बनाए गए थे। और ख़ास तौर से सबसे पहले जो स्थान बना था हिल स्टेशन 1815 और 16 के बीच में, जिस समय गोरखा युद्ध के कारण यह स्थान बना था, और गोरखाओं के युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों का, तो उसके बाद उन्होंने शिमला इस शहर का निर्माण किया। इसी प्रकार से राजस्थान में माउंट आबू, शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और माउंट आबू राजस्थान में, 1818 में अंग्रेज और मराठा युद्ध के कारण ये शहर बना। इसी तरह दार्जिलिंग, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं। 1835 में सिक्किम के राजाओं से इसको छीना गया, और इन स्थानों को खास तौर से उस समय पहले फौजियों को ठहरने के लिए और यहाँ पर बड़ी मात्रा में छावनियाँ खोली गई, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इन स्थानों को खोला गया। बाद में ये स्थान बहुत बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी लोग, यहाँ पर ठंडी जलवायु होने के कारण, खास तौर से गर्मियों के मौसम में बीमारियों, जो शहरों में बीमारियां होती हैं, उससे बचने के लिए लोग यहाँ पर जाया करते थे। यानी उस समय बहुत बीमारियां होती थी, जैसे हैजा नामक बीमारी होती थी, मलेरिया होती थी। ये अक्सर शहरों में इन बीमारियों का आशंका बनी रहती थी। तो ये फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए ये स्थान बनाए गए थे, बड़ी बड़ी छावनियाँ बनाई गई थी। तो यहाँ की जलवायु बड़ी ठंडी होती थी। तो बाद में 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने भी अधिकृत रूप से इसको अपनी काउंसिल थी उसके शिमला स्थानांतरित कर दिया, अर्थात ताकि इस जगह पर हम लोग रहें। और गर्म मौसम में राजधानियां बदलने का भी सिलसिला शुरू हो गया, यानी अंग्रेज लोग बड़े ऐश और आराम ठंडे प्रदेशों को गर्मियों में अपनी राजधानी बनाने लगे। भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति का भी यहाँ पर अधिकृत आवास बना दिया गया। प्यारे बच्चों, वास्तव में ये बनाया गया था फौजियों के लिए, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है, जब ये बड़ी मात्रा में अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर गर्मियों में ठहरने के लिए चले गए, तो इन लोगों ने यहाँ पर यूरोपीय शैलियों की तरह अलग अलग मकान बनाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े कॉटेज विला जिसको बोलते हैं हम, और बड़े शैक्षणिक संस्थान इन्होंने यहाँ पर खोले, इंग्लिश मीडियम जिसको बोलते हैं, आंग्ल भाषा के स्कूल वगैरह, कॉलेज आज भी आप देखते हैं मसूरी में या शिमला में या नैनीताल में बड़े बड़े अच्छे अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए अंग्रेजी माध्यम के चलने वाले स्कूल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोग पिकनिक मनाने जाने लगे। रात्रि भोज, दावत, मेले और रंगमंच जैसी घटनाओं को अपना महत्व यहाँ पर होने लगा, और इन लोगों के लिए एक तरह से पिकनिक स्पॉट ये बनने लगा। यद्यपि इन सब के बाद मध्य वर्ग के जो भारतीय लोग थे, राजा महाराजा या बड़े बड़े वकील या व्यापारी भी यहाँ पर सैर सपाटे के लिए जाने लगे। लेकिन वास्तव में बाद में अर्थव्यवस्था के लिए भी यह स्थान महत्वपूर्ण होने लगा, क्योंकि कुछ इलाकों में चाय की बागवानी की पैदावार होने लगी। खासतौर से शिमला की बात करें, इन हिल स्टेशनों पे जो है चाय की बड़ी रूप से खेती करने लगी, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए जो खाली घूमने और सैर सपाटे की सैरगाह नहीं रह गई, बल्कि ये आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे स्थान हो गए कि जहाँ पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आसानी से चाय की खेती बड़ी मात्रा में होने लगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आ जाता है कई बार आप लोगों के पास, बड़ा प्रश्न
व्हाइट और ब्लैक टाउन से क्या महत्व था, या कभी प्रश्न ऐसा भी ये जो हिल स्टेशनों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि हिल स्टेशनों की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसके पीछे क्या उद्देश्य था, है ना। तो अब इन्हीं हिल स्टेशनों को हम कई बार, ये प्रश्न दो तरह से आता है, या तो ये पूछ लिया जाता है कि हिल स्टेशनों की आवश्यकता क्यों थी या क्यों हिल स्टेशनों को बसाया गया, या फिर पूछ लिया जाता है भारतीय रेखा मानचित्र पर औपनिवेशिक काल के 5 महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों को दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसे सबसे मैंने पहले आपको बताया कि शिमला ये भारत का मानचित्र है, और आप देख रहे होंगे भारत का मानचित्र उत्तर में सबसे नीचे जम्मू, ये पूरा एरिया जो है जम्मू कश्मीर का, इसके बाद पड़ता है हिमाचल, तो शिमला पड़ता है हिमाचल में। इसी तरह से माउंट आबू जो बनने वाला दूसरा स्थान, ये राजस्थान में, ये है राजस्थान यहाँ पर, ठीक है, गुजरात से ऊपर, तो माउंट आबू पड़ेगा राजस्थान में। इसी प्रकार से दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, देखिए यहाँ पर ठीक जहाँ पर ये निशान ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप दार्जिलिंग भर सकते हैं। बहुत ठंडा प्रदेश, अक्सर बहुत बारिश होती है यहाँ पर। और हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें तो रानीखेत में भी आप जानते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट, और ये रानीखेत और नैनीताल, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के हिल स्टेशन, तो कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर है। और इसी तरह से आपको मैं दिखा दूँ, उत्तराखंड में लैंसडाउन यानी लॉर्ड लैंसडाउन ने इसको बसाया था, तो यहाँ पर भी गढ़वाल राइफल का ये केंद्र है। अर्थात ये जो हिल स्टेशन है, ये औपनिवेशिक काल, हिल स्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी भर दें, यानी कि जो लगभग उस समय औपनिवेशिक काल के समय अंग्रेजों के द्वारा इन हिल स्टेशनों को बसाया गया हो, जिनका महत्व उस समय भी रहा हो। आज के नए हिल स्टेशनों की बात नहीं हो रही थी। इस तरह से ये 5 हिल स्टेशन आपको भरने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। इसके आगे थोड़ा सा आपका चैप्टर और है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।